सो बच्चा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मेरे बच्चा पार्टी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमारा ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स है जो फिजिक्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको ऑफलाइन ट्यूशन क्लास की फील आएगी। इसके अंदर फिजिक्स के सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। उनके साथ साथ न्यूमेरिकल के लिए एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन होता है उसका एक अलग वीडियो इसके अंदर हर एक चैप्टर का दिया हुआ है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज इसके अंदर PDF नोट्स भी है और रिवीजन के लिए एक अलग से PDF भी दिया हुआ है और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए भी इसके अंदर नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही अंदर अब लाइव क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है बच्चा लोग। तो एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट आप पे करते ही इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप भी लीजिए बच्चा लोग SSPC, बिकॉज ये कोर्स 20% ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दिया है। आप कोर्स के बारे में सीधा इन्फॉर्मेशन वहीं से ले सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। Okay, so stay tuned and watch this video till the end. But before I start my class, would like to recall the previous one because this is the best way to connect something new. बच्चा लोग, प्रीवियस क्लास की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कैपेसिटर का एक ज़बरदस्त कैपेसिटेंस पे बहुत जोरदार आपको एक लेक्चर दिया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि वास्तविकता में कैपेसिटर एक तरह का डिवाइस है। छोटा सा रिकॉल मारता हूँ, मजा आएगा आपको, ताकि ये टॉपिक में आपको कनेक्ट करा पाऊँ। ट्राई टू फील, हाँ, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। बच्चा लोग, सो स्टे ट्यून। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करने वाला एक सिस्टम, डिवाइस। चार्ज को स्टोर करना मतलब क्या? एनर्जी को स्टोर कर लेना। कौन से फॉर्म की एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म की एनर्जी। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी बात है कि अगर हम चार्ज को स्टोर करने वाली कैपेसिटी को ही कैपेसिटर कहते हैं भाई साहब, तो ये बताइए कि कंडक्टर पे हम चार्ज कब तक रख सकते हैं? तो उसका जवाब क्या था? आप किसी भी कंडक्टर पे तब तक चार्ज रख सकते हो जब तक कि उस पर आयनाइजेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एटम को, जो कि पहले न्यूट्रल एटम था, उसको आयनाइज्ड कर देती है। तो हम क्या देखते हैं? What we see that now if we are trying to add some extra charges on the surface, all the charges will come out from that, all the charges will leak out from that because of this ionization process। और हमने ये देखा कि तब उस कंडीशन में जो चार्ज है वो उस सिस्टम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। वही कांस्टेंट चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल में रहता है, Q प्रोपोर्शनल टू V, और वहां से जन्म होता है कैपेसिटेंस वर्ड का। C इज इक्वल टू Q बाई V। साथ ही साथ उस लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया कि एक आइसोलेटेड, अब यहां से कहानी बहुत जबरदस्त है, ध्यान से सुनना, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना या स्फेरिकल प्लेट बनाना इज रियली टफ। हम बना तो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कैपेसिटेंस को 1 कूलम्ब भी लाने के लिए, 1 कूलम्ब चार्ज भी लाने के लिए आपने देखा कि उसका जो रेडियस आता है, दैट रेडियस इज ऑल अबाउट 9 × 10⁻³ या फिर 6 किलोमीटर कुछ था, जो कि मुझे याद आ रहा है 1500 टाइम्स था देन योर अर्थ रेडियस। हमारी धरती माता ऑलरेडी 6400 किलोमीटर के आसपास है भाई साहब, और अगर मैं बोलूं कि हमारी धरती माता से भी 1500 गुना भयंकर और मात्र 1 कूलम चार्ज के लिए, तो वो बड़ी नाइंसाफी होगी। तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो हमने क्या कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन में ये आपका एक पॉजिटिव प्लेट है, बच्चा ध्यान से देखिए, ये आपका एक पॉजिटिव प्लेट था, ठीक है, जिसके ऊपर आपने चार्ज रखा था। अब ऐसा बनाना इज रियली टफ, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, मतलब कि ये परेशानी का समाधान क्या है? इस परेशानी का समाधान ये है कि इसके ठीक सामने आप एक न्यूट्रल प्लेट रख दीजिए। ऐसा अगर रख देते हैं तो फिर ये प्लस की वजह से इंडक्शन होगा और इसके अंदर यहाँ पर माइनस डेवलप हो जाएंगे, और उसके अगेंस्ट में क्या होगा बच्चा लोग? प्लस होगा। ओ हो, ऐसा होने से फायदा तो हुआ भाई साहब, क्योंकि ये माइनस के जम जाने से यहां पर जो पोटेंशियल हुआ वो घटीला, बढ़ीला या कांस्टेंट रहीला? तो घटीला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो V इक्वल्स टू KQ बाय R के हिसाब से इफ यू टेक Q इज इक्वल टू माइनस, तो यहां पर अगर 10 वोल्टेज था तो इस माइनस की वजह से वो 10 वोल्टेज 9 वोल्टेज हो जाएगा, वो 8 वोल्टेज हो जाएगा, कमी आएगी, ये तो कंफर्म है। बट एट द सेम टाइम इस प्लस की वजह से फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस है। तो अब दिमाग क्या लगा सकते हो आप, कि आप ये कर सकते हो कि अगर हम इस प्लस को हटाने के लिए यहाँ पर इसको ऐसे अर्थिंग कर दें, ग्राउंडिंग कर दें, तो हमारी धरती माता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज देगी, जाओ बेटा इलेक्ट्रॉन, जाओ बेटा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ के प्लस को क्या कर देगी बच्चा लोग? न्यूट्रलाइज कर देगी। यानी कि अगर मैं इस तरह का एक प्लेट लेकर के आ जाऊं जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव की वजह से इस पे पोटेंशियल में ड्रॉप आया,
इस पे पोटेंशियल में ड्रॉप आया, क्या इस पोटेंशियल में ड्रॉप से हमें कुछ एडवांटेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा जो आइसोलेटेड प्लेट था अब उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? इस चीज को समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि अगर आपके पास में एक सिस्टम है इस तरह से, समझना, इस सिस्टम में मैं 5 लीटर पानी डालूं तो शायद वो यहां तक भर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले सिस्टम में मैं डालूं तो 5 लीटर पानी यहीं तक भरेगा। मैं वापस 5 लीटर पानी डालूं तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, बट ये यहीं तक आएगा क्योंकि इसका डायमेंशन ही कुछ ऐसा है। अब मैं और 5 लीटर पानी डालता हूँ तो ये लीक कर जाएगा, बट ये अभी भी स्टोर कर सकता है। इससे एक चीज़ समझ में आई, ये जो हाइट बढ़ रहा है ना, हाइट, समझना इस बात को, हाइट इज रिलेटेड टू द टर्म्स mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल वर्ड, हाइट का बढ़ना मतलब पोटेंशियल। तो ये सिस्टम अच्छा है या फिर ये सिस्टम अच्छा है? देखिए, ये 5 लीटर पानी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ले तो रहा है, लेकिन साथ में वोल्टेज भी बड़ी तेजी से बढ़ा दिया। वहीं ये वाला बंदा 5 लीटर भी ले रहा है और वोल्टेज में इंक्रीमेंट भी बहुत स्लो कर रहा है। तो हमारे लिए अच्छी बात क्या हुई? द बेस्ट कंडीशन फॉर एनी कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस इज दैट व्हेन यू add some charge, if there is a little bit increment on the surface of the conductor, then that is very very good. बट अगर आप चार्ज रखते हो और वोल्टेज डप पकड़ के बढ़ जाए तो फिर इससे क्या होगा? लीकेज बहुत जल्दी होगा बच्चा। और हमने ये देखा कि जब लीकेज चालू हो जाता है तो आयनाइजेशन हो जाता है, और एक बार आयनाइजेशन स्टार्ट हो गया तब आप इसके ऊपर और चार्ज भर नहीं सकते। अब कनेक्ट करिए इस बात को कि इस प्लेट के सामने ये रखने से वोल्टेज में ड्रॉप आया, और अगर वोल्टेज कम हुआ इसका मतलब तुम और चार्ज रख सकते हो, ये वाली कंडीशन आ गई है ना। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। सीधी सी बात है भाई, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। रिलेशन दिख रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से क्या फायदा हुआ? क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड वो जरिया था जिसने आयोनाइजेशन किया था? दिमाग लगाइए। बिल्कुल, ये मैंने कंडक्टर पे रखा था और मैंने ऐसे डायग्राम बनाए थे, ये एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थे। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो जाता है तो क्या तब तक तुम और चार्ज को स्टोर कर सकते हो, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड 101 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर दे तो फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में है वो न्यूक्लियर फोर्स से हट के, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो न्यूक्लियर फोर्स के अट्रैक्शन से हट के आयनाइज्ड हो जाएंगे, राइट। तो अगर मैं इस 101 न्यूटन को कैसे भी करके 60 न्यूटन ले आऊं, 70 न्यूटन ले आऊं, 80 न्यूटन ले आऊं, तो क्या 80 से 101 तक मैं और भी चार्जेस रख पाऊंगा? यस, दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि इसके रखने से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यू कैन ऐड मोर चार्जेस एंड देन यू कैन क्रिएट अ जबरदस्त कैपेसिटर। गॉट माय पॉइंट बच्चा लोग? तो यहां से आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी। चलिए, ये तो बात हो गई, समझ में आ गया कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो अच्छी बात है। अब हमें जानना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कहानी में अब तक अपने को ये पिक्चर क्लियर हो रहा है कि एक पॉजिटिव प्लेट और उसके ठीक सामने क्या है बच्चा लोग? नेगेटिव प्लेट है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे लिए पॉजिटिव प्लेट है और ये है हमारे लिए नेगेटिव प्लेट। इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, डिस्टेंस d। चलिए मान लीजिए कि प्लेट की जो एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट, जब भी आप थियरी लिखे हैं फिजिक्स में, अगर ये आता है डेरिवेशन 2 से 3 मार्क्स का, तो आपको इसी तरह से सारी बातें लिखनी है। एरिया ऑफ द प्लेट इज व्हाट? a। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आपको पूरा लिखना है, ठीक है, स्मॉल d। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं इसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो ये कंसिडर कर लेते हैं बच्चा लोग, सिग्मा के बराबर है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ही आएगा बिकॉज ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, ये प्लेट है, सो देयर इज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, ये कहानी क्लियर हो गई। अब एक बात समझो बच्चा, अगर मैं इस प्लेट के आउटर रीजन में बात करूँ, इस प्लेट के लेफ्ट साइड में बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट P है, और इस नेगेटिव के राइट साइड में बात करूँ तो यहाँ पे पॉइंट Q है। व्हाट डू यू थिंक, क्या पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है? इसकी वजह से और इसकी वजह से आपका आंसर क्या होगा? थिंक अबाउट इट। ये प्लस प्लेट है, इस प्लस प्लेट की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब
कोई भी पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट उस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि चार्ज्ड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर दैट इक्वेशन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यस। तो अगर इसकी वजह से सोचूं तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव है बच्चा तो डायरेक्शन आउटसाइड होगा हमेशा, और इस वाले नेगेटिव प्लेट की वजह से इस पे डायरेक्शन इधर नहीं होगा, वो उसकी तरफ होगा। अच्छा, इसकी भी वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और उसकी भी वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या हो गया, भजिया, भजिया इन द सेंस 0। इसी तरह से आप इस पॉइंट क्यू पे सोचो, इस माइनस की वजह से डायरेक्शन उई, इस प्लस की वजह से डायरेक्शन इधर उई, इज द काइंड ऑफ एनर्जी। जब भी जीवन में तकलीफ आए हमेशा उई करिए, तो यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। ओ हो। तो सुंदर बात क्या है, सुंदर बात यह है कि इस प्लस की वजह से भी डायरेक्शन इधर है और इस माइनस की वजह से भी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, यूनिफॉर्म। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, और ऊपर से वो 0 भी नहीं होता क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में। तो इस पॉजिटिव की वजह से भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो E1, सो दैट इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से मेरे बच्चा लोग नेगेटिव प्लेट की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सोचूं, सो दैट E2 इज इक्वल टू व्हाट, अगेन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दैट्स ग्रेट, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ ही आएगा, तो डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई बच्चा पार्टी, वो देखिए सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली मैंने करा क्या, तो E1 प्लस में E2 हमने कर दिया, E नेट, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चा लोग आंसर, E net is equal to sigma by epsilon naught. Confirm? Okay. Now please concentrate. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में गैप जो है, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में D है, तो ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक रिलेशन बताया गया होगा इसी चैप्टर के अंदर, अगर याद हो तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई dr। इट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो वहां से अगर E बराबर माइनस dV बाई dr है, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ED। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर जी माइनस किधर गया, तो वो मेरे बच्चा पार्टी, वो जो V इज इक्वल टू आप लिखते थे, सॉरी E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr लिखते थे, वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, बहुत सारा डायरेक्शन हो तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आ जाए, तो उसी इक्वेशन को डायरेक्टली समझा जाता है E बराबर V बाई D, यानी V इज इक्वल टू सीधा सीधा ED। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो V इज इक्वल टू ED हो गया, ये आपका E नेट। तो E नेट की वैल्यू चलो रख देते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और फिर डिस्टेंस। गजब। अब बच्चा लोग सिग्मा क्या है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हियर सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। चलो इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो V इज इक्वल टू सिग्मा दैट इज Q डिवाइडेड बाई A, फिर एप्सिलॉन नॉट और फिर साथ में क्या चल रहा है, D। क्लियर यहाँ तक बच्चा लोग? ओके, अब देखिए हम Q के जगह पर लिख सकते हैं CV, है ना, फॉर्मूला ही है चार्ज का, C इज इक्वल टू Q बाई V, सो Q इज इक्वल टू CV। यहाँ लिख देता हूँ मैं C इज इक्वल टू Q बाई V, सो Q इज इक्वल टू CV, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, अब देखिए ये वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, इसलिए जो C की वैल्यू आ गई वो आ गई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये है आपका कैपेसिटेंस का सुंदर सा इक्वेशन, जिसको आपको अपने लाइफ की जीवन काल के अंत समय तक याद करके रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। अब यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं और बहुत अच्छे से फील भी कर सकते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। प्लेट की एरिया जितनी ज़्यादा होगी, कैपेसिटर उतना बड़ा होगा, कैपेसिटेंस उतना अच्छा होगा। डिस्टेंस जितना कम होगा, कैपेसिटेंस उतना अच्छा होगा। एज वेल एज बच्चा लोग, ये दोनों प्लेट के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्लेट के बीच का मीडियम, जैसे अभी हवा का समझ लीजिए, अगर नहीं होकर के कोई और मैं कोई मीडियम इसके अंदर ऐड कर दूं, तो फिर ये इक्वेशन बदल जाएगा, तब ये हो जाएगा A एप्सिलॉन बाई D। इसीलिए अगर कोई आपसे ऐसा पूछे कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो यू कैन आंसर दैट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन लाइक एरिया,
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एज वेल एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज अगर मीडियम हम चेंज करेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदल जाएगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। अभी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D किसका फॉर्मूला है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बच्चा पार्टी, राइट। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पता है मेन जड़ कौन है जो ये सब किया? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वही बढ़ रहा था, वही आयनाइजेशन कर रहा था। हमने एक दूसरे प्लेट को, नेगेटिव प्लेट को ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम की, ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उस वैल्यू तक पहुंचे जहां पे वो आयनाइजेशन करता था, तब तक हम और चार्ज स्टोर कर पाए, राइट। तो ये तरीका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का समझने का। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे जन्म लेता है इस चैप्टर में, और साथ ही साथ हमने उसका इक्वेशन बनाया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब कैपेसिटर हम कह रहे हैं कि एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, तो अगर ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 2C होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 3C होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी। यानी दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि हर कैपेसिटर की एनर्जी एक जैसी होगी, नहीं, इट विल वैरी। तो अगर ये वैरी करेगा, उसको गिवन वोल्टेज कितना है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, तो उस हिसाब से हमारा कैपेसिटर का एनर्जी भी निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। सो आइए सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इन द डायग्राम एज यू कैन सी, दिस वन इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस वन इज द नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस इसके बीच में D है। बच्चा एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वर्क, ये आपको इस चैप्टर में मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। आपने अगर वर्क डन निकाल लिया तो फिर आपको एनर्जी मिल जाएगी। हम ऐसा मानते हैं कि ये वाले प्लेट से यहाँ तक वो जो भी चार्ज चल रहा है उसके लिए जो कार्य है, जो वर्क डन है, वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि मैं उस चार्ज को बहुत स्मॉल इमेजिन कर रहा हूं। सो इफ यू कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट dq, इफ यू कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द चार्ज dq, तो वर्क विल बी dq बराबर dw इज इक्वल टू v dq। ये कहां से आया? अरे भाई, तो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि वोल्टेज v इज इक्वल टू क्या होता है, w डिवाइडेड बाई q, है ना। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, Q इंटू V। दैट मीन्स dW इज इक्वल टू dQ मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज। नाउ द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इज दैट व्हाट इज V? V is basically the potential difference between these two plates. So V is equal to what? Q by C, which we have already learned in the previous class. So Q, C और V में ये रिलेशन है, तो मैंने वोल्टेज की जगह पर ये रख दिया, Q by C, dQ मेरे पास है। अब सोचिए, एकदम ईजी है। जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं तो आप हमेशा सांप का सहारा लेते हो, वो वाला सांप नहीं, इंटीग्रेशन वाला सांप। तो आप अगर dW से W पे जाना चाहते हो तो डू इंटीग्रेशन। D के राइट साइड में Q है तो Q dQ अंदर होगा, C बाहर चला जाएगा। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चा लोग, तो x dx का आंसर होता है x स्क्वायर बाई 2। इन शॉर्ट x की पावर n dx का क्या आंसर, n+1 अपॉन में n+1। पावर जो भी है वो प्लस होके वही नीचे आ जाता है, तो q की पावर 1 है तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। गजब। यानी हम q के जगह पर अगर cv लिखे, एक तो ये इक्वेशन है ही वर्क यानी एनर्जी का, एक और ये इक्वेशन है ही, बट वन मोर यू कैन डिराइव। इफ यू प्लेस q इज इक्वल टू cv, अगर आप q के जगह पर cv रखते हो तो देखिए q के जगह पर cv रखने से आ गया c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, c ने c को मार दिया तो आंसर आ गया u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। अब यहाँ से अपने मेमोरी कार्ड के अंदर एक और फॉर्मूला स्टोर कर लीजिए कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के दो इक्वेशन है, वन इज q स्क्वायर बाई 2c एंड अनदर इज हाफ cv का स्क्वायर। जब आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता हो, वोल्टेज पता हो, तो यू हैव टू यूज दिस डाउन दिस वन, this half CV square. But if you have charge of the capacitor as well as capacitance of that capacitor, then you should use that above one Q square by 2C. Now बच्चा लोग, ये जो एनर्जी आई है कैपेसिटर के प्लेट पे, वो उसके फिक्स एक डिपार्टमेंट में होगी, कहीं हो सकती है कहीं नहीं हो सकती, या उसके पर वॉल्यूम में कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक क्लासरूम के अंदर कैपेसिटी 50 की है, 50 बच्चों के बैठने की है, बच्चे 10 ही आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई उस क्लास की जो डेंसिटी है स्टूडेंट्स की वो है 10 डिवाइडेड बाई 50 अगर 10 बच्चे हैं तो। या एक और एग्जांपल लेते हैं, आप किसी एग्जांपल के तौर पे और क्या लूँ, क्लासरूम वाले, फिर से सोच लो, क्लासरूम की कैपेसिटी 100 है, बच्चे 20 बैठे हैं, तो बच्चों की डेंसिटी कितनी हुई, बच्चों की डेंसिटी हो गई 20 डिवाइडेड बाई 100। वैसे ही कैपेसिटर के अंदर एनर्जी
और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कैपेसिटर में कितना एनर्जी है, दैट इज आवर एनर्जी डेंसिटी। सो लेट्स फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इफ यू प्लेस एनर्जी देन एनर्जी इक्वेशन इज व्हाट, हाफ CV स्क्वायर, जो कि अभी हमने निकाला, एंड देन वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, LBH, L इंटू B इज एरिया, H इज योर डिस्टेंस। तो ये देखिए, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है वो यही हुआ कि इस प्लेट की एरिया कितनी है और डिस्टेंस कितना है, तो ये हो गया आपका AD, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं बच्चा लोग, V इज इक्वल टू ED। आपको बताया ही गया है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो द रिलेशन बिटवीन V और D इज दिस, दैट V इज इक्वल टू ED। सो इफ यू टेक V इज इक्वल टू ED, नाउ दिस इज E स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AD। अगेन यू कैन चेंज दिस कैपेसिटेंस बाय यूजिंग दैट इक्वेशन विच यू हैव already derived in my previous class, C is equal to A epsilon naught by D. So if you place C is equal to A epsilon naught by D, you can see this D square cancel out, A cancel out, the remaining term is E square by 2 epsilon naught. Yes, half E square epsilon naught, that's it. तो ये आपका आ गया एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा सा एक इक्वेशन आएगा जिसका आप यूज करके बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, नाउ वी विल सी कि व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस व्हेन यू कनेक्ट वन कैपेसिटर विद द अनदर कैपेसिटर। ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं और NCERT के एक्सरसाइज में भी आपको मिलेगा, इवन एडिशनल में भी मिलेगा। और कुछ सवाल हैं एडिशनल के जो सवाल आ जाते हैं, तो जहाँ पर भी लगेगा आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज़ इसको फील करिएगा, ठीक है। जहाँ से मैं समझाऊँ उसको ध्यान से समझिए। ये कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 विद वोल्टेज V1, सेकंड कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C2 वोल्टेज V2। इनिशियली C1 और V1 है, दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द एंटायर एनर्जी, इनिशियल एंटायर एनर्जी ऑफ द सिस्टम, C1 and C2. So the total energy will be half CV square for this as well as half CV square for this capacitor. So ये आपका आ गया initial potential energy, sorry initial energy of the capacitor. यू रहता है तो potential energy निकल जाता है। अब क्या होगा, अगर आप एक वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हो और इसको कनेक्ट करते हो, तो ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, मैं बोल दूं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, जो कि अभी आप आगे आने वाले लेक्चर्स में भी देखोगे। तो बच्चा ध्यान से समझ लो, तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर आप इस कैपेसिटर को इसके साथ ऐड करते हो तो ये वायर और ये वायर की वजह से यहाँ के चार्ज यहाँ पे जा सकते हैं या यहाँ के चार्ज यहाँ पे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हायर पोटेंशियल किसका है, क्योंकि एक चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे आपने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करा होगा कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर एंड इट कंटिन्यूज टिल द बोथ बॉडी अटेन्स द सेम टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर का रूल यहाँ पे पोटेंशियल प्ले कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ C1 से चार्ज जा रहा है C2 में या C2 से चार्ज जा रहा है C1 में, तो वो इस वजह से क्योंकि एक का पोटेंशियल ज़्यादा और एक का कम है, और ऐसा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एक बार दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अब सोचिए चार्ज चला है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो जब भी चार्ज चलता है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ I² RT कुछ अमाउंट हीट के फॉर्म में निकल जाता है। ये आप थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, बट ये क्लास 10th में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अभी आ गया, थोड़ा समझ लीजिए। I² R वायर का रेजिस्टेंस होता है, उसमें से करंट पास होती है, क्योंकि चार्ज चलता है तो करंट बनता है। तो जब इसमें से चार्ज चलेगा तो करंट I और इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा वायर का, जिसकी वजह से I² RT के फॉर्म में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाएगी। वही चीज़ हमें फाइंड करनी है कि अगर ये सिस्टम पहले था C1 और C2 तब एनर्जी इतनी आ रही थी, और जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो कुछ एनर्जी और आती है। मान लो पहले एनर्जी 100 जूल था, वायर लगा दिया तो वो क्या 101 होगा या 99 हो जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर वो 99 हो जाएगा, कमी होगी क्योंकि लॉस हुआ ना। कितने का आया? 1 का। कैसे निकाला आपने? तो 100 माइनस 99, यानी इनिशियल और फाइनल का अगर मैं गैप ले लूँ, दोनों का डिफरेंस ले लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा एनर्जी लॉस कितना होगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप बच्चा लोग, कि अगर मैं एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट करूं तो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस some part of the energy will release in the form of heat, and that's why there will be loss of energy, and that we have to calculate. Now another concept is that कि what will be the potential, same potential
आफ्टर कनेक्टिंग द वायर्स विद द कैपेसिटर, है ना। मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो वो सेम पोटेंशियल कितना होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो पोटेंशियल V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q बाई C, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई नेट कैपेसिटेंस। नेट चार्ज क्या, तो जब मैंने इसको कनेक्ट करा तो मान लो कि यहाँ पे चार्ज था Q1 और यहाँ पे चार्ज था Q2। बच्चा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि इनिशियली C1 और C2 पे चार्ज 100 कूलम थे, इस पे 30 था, इस पे था 70, 30 और 70। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस पे 20 हो गया, तो इस पे कितना होना चाहिए, आपका जवाब होगा 80। हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कैपेसिटर या कोई सिस्टम में 100 कूलम चार्ज है और कोई और प्रोसेस के बाद 101 हो गया या 99 हो गया, नहीं, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एक में हो सकता है 10 चार्ज होगा, इसमें 10 होगा तो इसमें 90 होगा, हो सकता है इसमें 50 है तो इसमें 50 होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस। अगर दोनों सेम हुआ तो 50-50 हो जाएगा। इसमें 20 है तो इसमें 80 होगा, इसमें 30 है तो इसमें 70 होगा, इसमें 40 है तो इसमें 60 होगा। इफ इनिशियल नेट चार्ज इज कैपिटल Q, देन दैट मीन्स चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अगर आपका नेट चार्ज देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 है और नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 है, तो वोल्टेज इतना ही होगा, राइट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q1? We know that V is equal to Q by C, so Q is equal to CV. Look at it. Q2 is equal to C2 V2 and then we have C1 plus C2, right? तो मेरे को वोल्टेज पता चल गया, तो मैं फाइनल इस सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर कॉमन कर दूंगा तो यही आएगा। नाउ वी हैव UI एज वेल एज UF। और यू मीन बाय UF बच्चा लोग फाइनल एनर्जी, एंड हियर वी हैव द एनर्जी लॉस UI माइनस में UF। अब बस बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। UI की वैल्यू माइनस UF की वैल्यू, उसमें देखो V स्क्वायर है तो ये V की वैल्यू मैंने ये वाली प्लेस कर दी है यहाँ पे, राइट। तो ये देखिए V स्क्वायर है, C1 V1 का प्लस C2 V2 का स्क्वायर ये रहा, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? ध्यान से देख लीजिए, ये V स्क्वायर यानी इसका पूरा स्क्वायर, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का भी करना है। एज यू कैन सी मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। नाउ बच्चा लोग, ये जो C1 प्लस C2 है इस स्क्वायर से कटेगा तो यही बचेगा, और इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया A प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, शांति से, राइट। अब आप देखो इन सभी जगह पर हाफ 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 कॉमन बाहर निकाल दो। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और यू कैन से द एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम C1 प्लस C2 होगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, पहले C1 से फिर C2 से। तो जब आप C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 C1 V2 का स्क्वायर, फिर C2 से करेंगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, एंड यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस सब हो जाएगा। देखिए माइनस हो गया, राइट बच्चा लोग। अब जो कटे काट दो यार, सर्कल बना दिया ताकि आपको समझ में आया। C1 V1 इससे कटेगा, ये उससे कट जाएगा। फिर देखिए C1 C2 लास्ट वाले में भी C1 C2 है, कॉमन कर दो, तो कॉमन कर दिया। अंदर बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 विच इज द फॉर्मूला ऑफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ A माइनस B का होल स्क्वायर, राइट। सो यहां से हमें एनर्जी लॉस का इक्वेशन मिल गया, दैट इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यानी कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको ऐसा दिखता है कि एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दो, हैविंग वैल्यू द C1 एंड C2 एंड हैविंग द पोटेंशियल दैट V1 एंड V2 गिवन है, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड एनर्जी लॉस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो अब तक आपकी कैपेसिटर के अंदर कितने कितने फॉर्मूले आ गए। सबसे पहले कैपेसिटेंस आया C इज इक्वल टू Q बाई V, देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई T। उसमें छोटी छोटी बातें, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी बाई वॉल्यूम दैट इज 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, फिर एनर्जी हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाई 2 से, देन एनर्जी लॉस, देन दैट इज व्हाट हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ऐसे आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सो जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखो ना बच्चा लोग, तो प्लीज़ जितने भी चीज़ें आपको लगती चली जाएं उसको अपने नोटबुक में उतार करके फिर आप फॉर्मूले की एक अलग से लिस्ट बना लीजिए। वैसे भी मैंने आपको PDF के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिए। तो खुश रहिए बच्चा पार्टी, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।